स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर विद्युत रसायन। विद्युत रसायन क्या होता है हम लोग सबसे पहले समझेंगे। विद्युत रसायन के अंतर्गत हम लोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नहीं समझ पाए? यानी कि हम कैसे करंट के द्वारा कोई केमिकल रिएक्शन करा दें या कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उससे कैसे करंट निकाल दें, इन सब चीजों को हम लोग अध्ययन करते हैं विद्युत रसायन में। विद्युत रसायन में मुख्यतः जो हमारे चैप्टर में हो दो चीज को हमको पढ़ना है। एक तो विलयन की चालकता, विद्युत अपघट्य घोल के विलयन की चालकता का मापन, और दूसरा विद्युत सेल को पढ़ना है। तो दो ही टॉपिक है इसमें हमको जो पढ़ना है। चालकता मतलब कुछ पदार्थ जो होते हैं जल में घोल दो तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, तो उसमें कितनी तेज से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, कैसे विद्युत धारा का प्रवाह तेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको इसमें पढ़ना है। दूसरा विद्युत सेल, विद्युत सेल में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि कैसे केमिकल एनर्जी को यानी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कैसे केमिकल रिएक्शन करा दें, विद्युत धारा से कैसे केमिकल रिएक्शन करा दें। तो ये दो चीजों को हमको इस चैप्टर में व्यापक रूप से पढ़ना है। ठीक, तो हम लोग पहला पार्ट पढ़ना शुरू करते हैं। पहला पार्ट इसका है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है इसको समझने के लिए पहले हम देखेंगे कि किसी चीज में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। विद्युत धारा का प्रवाह किसी पदार्थ में होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है आवेशित कण होते हैं। आवेशित कण, जब किसी पदार्थ में आवेशित कण चलते हैं तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगर आवेशित कण नहीं है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है विद्युत धारा के लिए? आवेशित कण। जैसे तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे एक ऋण आवेश होता है जिसकी वजह से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर कोई आवेशित कण है वो चल रहा है तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब हम लोग समझते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर वह होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, चालक बोलते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा? विद्युत धारा का प्रवाह का कारण क्या होता है? आवेशित कणों का चलना। जो कंडक्टर होते हैं, चालक, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक, एक होते हैं आयनिक चालक। तो इलेक्ट्रॉनिक चालक कौन होते हैं? जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, यानी उसमें जो आवेशित कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अगर विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की वजह से हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। जैसे तार, जो हमारे तार यूज करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है आयनिक चालक, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की वजह से होता है, उसको बोलते हैं आयनिक चालक। जैसे जैसे हम विद्युत धारा का प्रवाह पानी के अंदर करते हैं तो उसमें किसकी वजह से होता है? उसमें जो आयन उपस्थित होते हैं, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, H+ आयन, इनकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो उसको बोलते हैं आयनिक चालक। तो दो तरीके के चालक हुए, एक इलेक्ट्रॉनिक चालक, एक आयनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और आयनिक चालक क्या होते हैं? जिसमें आयनों की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आयन तो जानते हो, जैसे H+ आयन, K+ आयन, Na+ आयन, Cl- आयन, NO3- आयन। जब ये विलयन में उपस्थित होते हैं तो विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है? आयनिक चालकों की वजह से। लेकिन जो ठोस वस्तुएं होती हैं उसमें ज्यादातर विद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉनिक चालक, इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। समझ गए बात? इलेक्ट्रॉनिक चालक को और आयनिक चालक को। हम लोगों ने देख लिया कि दो तरीके के चालक होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक चालक एक होते हैं, और कौन सा होता है? आयनिक चालक होता है। तो आयनिक चालक कैसे होते हैं? जिनमें आयनों की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आयन किससे मिलते हैं? आयन जिन पदार्थों से मिलते हैं उनको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। कुछ पदार्थ होते हैं जिनको जल में हम लोग जब घोलते हैं तो उसमें आयन मिलते हैं। तो जिन पदार्थों को घोलने पर, जल में घोलने पर आयन मिले तो उनको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। जैसे NaCl, KCl, इनको जल में घोलते हैं तो आयन मिलता है। जैसे हम NaCl को अगर जल में डाल दें तो क्या मिल जाएगा हमको? Na+ मिल जाएगा और Cl- मिल जाएगा। जल में डाल दोगे तो हमको क्या मिल रहा है? आयन मिल रहे हैं। तो जिन पदार्थों को जल में घोलने से आयन प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। समझ के विद्युत अपघट्य। अब हम देखते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। दो तरीके के ये विद्युत अपघट्य होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। पूर्णतः आयनित होने का मतलब जैसे 1 मोल HCl है तो जल में डालोगे तो 1 मोल H+ मिलेगा, 1 मोल Cl- मिलेगा, पूरा का पूरा टूट जाएगा आयनों में, तो उसको बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे HCl, NaOH, KOH, H2SO4, HNO3 जो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल क्षारक होते हैं, और सोडियम क्लोराइड जो प्रथम वर्ग के साल्ट होते हैं, ये सब क्या होते हैं? प्रबल प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, क्योंकि इनको जब हम लोग जल में डालते हैं तो ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। दूसरे होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जिनको जल में डालने पर वो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। पूर्णतः आयनित नहीं होने का मतलब जैसे 1 मोल डालोगे तो हो सकता है 0.8 मोल
उसके टूट गए, 0.2 मोल नहीं टूटे। इसमें कौन से आते हैं, जैसे कार्बनिक अम्ल हो गए, NH4OH हो गया, बिग बेस हो गया, और दुर्बल अम्ल हो गए। ये सब किस में आएंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य में आते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः टूट जाता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः नहीं टूटता है। इसके लिए अल्फा का मान 1 होता है। अल्फा मतलब आयनन की मात्रा, अगर पूर्णतः आयनित हो रहा है तो अल्फा 1, अगर पूर्णतः नहीं हो रहा है तो अल्फा का मान 1 से कम होता है, यानी 1 मोल डाल रहे हो तो पूरा नहीं टूट रहा है, उसका कुछ भाग ही टूट रहा है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं विद्युत अपघट्य। तो हम लोगों ने देख लिया कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो हम लोग अब उन विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को किससे नापते हैं, उन विद्युत अपघट्य की विलयन की जो चालकता है उसको नापने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं चालकता सेल। उसी चालकता सेल में हम लोग वो घोल को डालते हैं, उसके बाद उसका प्रतिरोध हम लोग निकाल पाते हैं। तो चालकता सेल कैसे होता है उसको हम लोग देख रहे हैं। चालकता सेल में 2 प्लेट होती है जिसपे प्लेटिनम लेप लगा होता है, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होता है। दोनों तरफ फिक्स होती हैं 2 प्लेट, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो L होती है। ठीक, अब इसमें हमको जिस भी विलयन की चालकता को, प्रतिरोध को मापना है, इसमें भर देते हैं। भरने के बाद हम लोग उसको व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से निकाल लेते हैं। और कैसे निकालते हैं आगे हम लोग देखेंगे। तो इसमें 2 प्लेट है, प्लेटिनम से लेपित है, कांच की नली है। इसमें एक चीज होता है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक किसी भी सेल के लिए नियत होता है। ये प्लेट फिक्स होती है, इसलिए सेल स्थिरांक G स्टार बराबर होता है L/A। L/A यानी कि इसका जो L/A है वो फिक्स है। अब इसमें कोई दूसरा ये विलयन निकाल के दूसरा विलयन भी भर दोगे तब भी L/A का मान फिक्स रहेगा। ठीक, तो सेल स्थिरांक क्या होता है, L/A। चालकता सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत अपघट्य विलयन को जो घोल होता है उसकी चालकता, उसका प्रतिरोध ज्ञात करने में। ठीक, तो चालकता सेल की सहायता से हम लोग विद्युत अपघट्य के विलयन की प्रतिरोध को और चालकता को निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे जो विद्युत अपघट्य है उसका अगर घोल बना दे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसकी चालकता क्या होगी, उसकी विशिष्ट चालकता क्या होगी, उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। तो प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, इसको हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। ये जो विलयन होता है उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो विलयन का क्षेत्रफल होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे हम मान लो एक फ्लास्क में भर दिए हैं विलयन, तो उसका जो पेंदी का क्षेत्रफल होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती, और जो उसकी विलयन लंबाई होगा उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों को एक साथ मिला दें हम लोग तो R अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा भैया, L/A। क्या हो जाएगा भैया, L/A। अगर इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दें तो R बराबर क्या लिख सकते हो, एक कांस्टेंट लगा दो रो L/A। तो ये आ गया प्रतिरोध का सूत्र, विद्युत अपघट्य विलयन के प्रतिरोध का सूत्र R बराबर रो L/A। जो R का मात्रक होता है भैया क्या होता है, R का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। ये रो क्या है, रो एक नियतांक है जिसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं भैया, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। ये बात समझ में आ गई। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है अलग अलग विलयन के लिए अलग अलग होता है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक क्या होता है, निकालना सीख लेते हैं। बहुत आसान है भैया। कैसे निकालते हैं रो का मात्रक, अगर निकालना है तो हम लोग देख रहे हैं R बराबर रो L/A। अगर इसको भैया इधर लेके आ जाए तो रो बराबर RA/L। रो R का मात्रक यह निकाल दिए हैं पहले से ही। R का मात्रक निकाल, अरे भैया R का मात्रक ओम। क्या होता है भैया, ओम। तो R की जगह पे क्या रखोगे, ओम। और A का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर में ले रहे हैं सब कुछ। ठीक, एक L का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर निपटा दोगे तो क्या आ जाएगा, ओम सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। तो भैया रो का मात्रक क्या आ गया, ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर। तो रो का मात्रक क्या है भैया, ओम सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के बाद हम लोग देखते हैं चालकता क्या होती है। उसी विलयन का जिसका हम लोग प्रतिरोध निकाले हैं, अगर चालकता निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो भैया जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी चालकता क्या होती है, चालकता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं G से। किससे प्रदर्शित करते हैं, G से। ये कैसे डिफाइन है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। प्रतिरोध क्या दिखाए थे, R। R के व्युत्क्रम मतलब 1 बटे कर दो। तो ये जो चालकता होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी 1/R। अब इसका अगर हम मात्रक निकालें तो क्या आएगा भैया, R की जगह पे क्या रखोगे, ओम। तो 1/ओम मतलब ओम इनवर्स। ओम इनवर्स। तो चालकता का मात्रक क्या आ गया, ओम इनवर्स। चालकता का मात्रक क्या आ गया, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को एक चीज और बोलते हैं भैया, याद रखना है, क्या बोलते हैं, साइमन। क्या बोलते हैं, साइमन। बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं नई चीज।
विशिष्ट चालकता, क्या देख लेते हैं, विशिष्ट चालकता। चालकता का मात्रक क्या आया, ओम इनवर्स या साइमन। चालकता का मात्रक क्या आया, ओम इनवर्स या साइमन। अब हम देखते हैं भैया विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, बहुत आसान है, बस आपको देखते रहना है। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, इसको प्रदर्शित करते हैं के नहीं कप्पा से। किससे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से। कप्पा बराबर क्या होता है, जैसे चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वैसे जो कप्पा होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर रो का मान रख दे भैया, तो रो बराबर अभी क्या निकाले थे, आर ए अपान यल। क्या निकाले थे, आर ए अपान यल। यल ऊपर चला जाएगा भैया, कप्पा बराबर क्या आ जाएगा, कप्पा बराबर आ जाएगा यल अपान आर इंटू ए। समझ गए क्या। अब इसमें वन अपान आर को क्या लिख सकते हो, जी। यल अपान ए, यल अपान ए को क्या लिखो भैया, यल अपान ए को पहले पढ़ा, याद करो याद करो याद करो, चल स्थिरांक चल स्थिरांक चल स्थिरांक, क्या होगा, जी स्टार, जी स्टार। तो कप्पा बराबर क्या आ गया भैया, जी इंटू जी स्टार। मात्रक बता सकता है, मात्रक बता सकता है भैया, वन अपान रो, वन अपान रो। रो का मात्रक बताया ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। इसको मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे ओम सेंटीमीटर रखोगे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा इनवर्स इनवर्स लग जाएगा। अब ये भी बताया कि ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हो, ओम इनवर्स को लिख सकते हो साइमन। क्या लिख सकते हो भैया, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। किसका मात्रक आ गया, कप्पा का। ठीक, हम लोगों ने देख लिया चालकता, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता। ये सब याद कर लो, आगे बाद में